हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई से रिलेटेड बोर्ड के क्वेश्चंस सिमिलरिटी टॉपिक्स के। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज द पॉइंट ऑन AB, CE इंटरसेक्ट्स द डायगोनल BD एट G। जो CE है वो डायगोनल BD को इंटरसेक्ट कर रहा है G पे, पॉइंट G पे। एंड EF इज पैरेलल टू BC। इफ AE is to EB is equal to 1:2, देन फाइंड EF is to AD। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने आपके लिए करके रख दिया ताकि एक फॉर्मेट आपको पता चल सके। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे EF जो लाइन है वो पैरेलल है BC के, और ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसका मतलब BC और AD ये भी आपस में पैरेलल है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू BC? ये तो है ही ऑलरेडी। क्या हम ये बोल सकते हैं कि EF इज पैरेलल टू AD? बिल्कुल। तो यहाँ से EF इज पैरेलल टू AD ये हमें पता चल गया। अब अगर ऐसा कुछ हमें पता चल गया तो हम इस ट्राइंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से दैट EF अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन AB एंड दिस इज इक्वल टू BF अपॉन BD। तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है, EF इज टू AD। तो ये चीज़ आपको निकालनी है, EF इज टू AD, लेकिन आपको गिवन क्या है, AE इज टू BE गिवन है। तो अगर हम इसमें देखें EF AD BE और AB, तो हम बोल सकते हैं EF अपॉन AD इज इक्वल टू BE अपॉन AB की जगह क्या लिख सकते हैं, AE प्लस BE। तो आपको देखिए AE इज टू EB गिवन है 1:2, तो आप BE की जगह क्या लिख देंगे, 2, और AE प्लस BE क्या हो जाएगा, AE इज 1 एंड EB इज 2। इसका रेशियो ऐड करेंगे तो 2:3 क्या आ गया आपका, BE अपॉन AB। तो यही सेम चीज EF अपॉन AD भी हो जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको क्या मिल गया, 2:3। सेकेंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल BEF इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। आपको पता है अगर दो ट्राइंगल्स कोई भी सिमिलर है तो उनके अगर एरिया का रेशियो निकालना है तो वो किसी भी एक साइड के, दोनों ट्राइंगल के किसी भी एक साइड्स को ले लेंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे, तो वो रेशियो हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो ट्राइंगल BEF और ट्राइंगल ABD, BEF ये वाला है और ट्राइंगल ABD बड़ा वाला ट्राइंगल है, और ये लाइंस क्योंकि पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। सेम इसी तरह एंगल DAB विल बी इक्वल टू एंगल FEB। अब अगर ऐसा है कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम उनके दो साइड्स कोई भी ले लेते हैं, EF, और क्योंकि इधर EF लिया है तो यहाँ पे AD लेना होगा। यहाँ पे आपको पैटर्न याद रखना है, लास्ट के दो लिए तो इधर से भी लास्ट के दो लेंगे, तो EF का स्क्वायर अपॉन AD का स्क्वायर। अभी आपने निकाला भी है, EF इज टू AD 2:3 आया, यानी कि एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9। ऑलराइट, तो इस तरह से आप ये दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में पहले आप इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR MN इज पैरेलल टू QR और PM इज टू MQ का रेशियो आपको गिवन है 2:3 के बराबर। आपको निकालना है MN इज टू QR का रेशियो। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, फिर से ये लाइंस पैरेलल हैं, MN इज पैरेलल टू QR, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये कह सकते हैं PM अपॉन PQ इज इक्वल टू MN अपॉन QR इज इक्वल टू PN अपॉन PR। ये लिखा जा सकता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब आपको देखना होगा यहाँ गिवन क्या है, आपको PM अपॉन MQ गिवन है, PM और MQ गिवन है 2:3, तो PM अपॉन PQ क्या हो जाएगा, 2:5, यानी कि वही सेम किसके बराबर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें और यहाँ पे 5, तो वही तो MN इज टू QR भी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ से मिल गया आपको। सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट ट्राइंगल OMN एंड ट्राइंगल ORQ आर सिमिलर। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। इसके लिए आप कोई भी दो एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए। यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं यहाँ पे, तो ये एंगल भी बराबर है, ये वाला एंगल और एंगल Q साइड वाला ये भी बराबर हो जाएगा। या आप वर्टिकली अपोजिट एंगल भी शो कर सकते हैं। कोई भी दो एंगल्स इक्वल आपने शो कर दिए तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर है। तो लिखना भी होगा, ये स्टेटमेंट देख लीजिए, इसीलिए हमने पहले से लिख दिया है ताकि आपको पैटर्न पता चल सके। तो दो अल्टरनेट एंगल्स हैं, यहाँ पे रीजन लिखना होगा और दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका ऑर्डर अच्छे से लिखना होगा आपको। OMN और ORQ जो क्वेश्चन में गिवन है उसी ऑर्डर में लिखेगा, नहीं तो रेशियो निकालने में दिक्कत हो जाती है।
तो यहाँ पे सिमिलर ये प्रूव हुए हैं बाय एंगल एंगल एक्सियम, तो यहाँ पे लिखना होगा साइड में बाय ए सिमिलरिटी। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल एंड एस इज अ पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट पी एस आर एंड एंगल पी एस आर एंड एंगल क्यू पी आर आर इक्वल, गिवन दैट क्यू पी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, एस आर 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले पार्ट में तो प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल एस पी आर के। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एंगल आर, दोनों में ही आर कॉमन है, तो एक एंगल तो हमें मिल गया। और दूसरी देखिए आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है पी एस आर इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, तो इसी से हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे, यानी पी आर क्यू इज इक्वल टू एस आर पी। ठीक है, ये दोनों एंगल्स कॉमन है और इसके अलावा आपको एक चीज़ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। सेकंड पार्ट में लेंथ बतानी क्यू आर और पी एस की, इसीलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि इन सिमिलरिटी लिखते समय, इन ट्राइंगल्स को लिखते समय इसका ऑर्डर अच्छे से लिखिएगा। पी क्यू आर है तो अगर आपने पी आर क्यू कर दिया तो फिर रेशियो निकालने में दिक्कत हो जाएगी। अगर इसका रेशियो बनाएंगे तो क्या होगा, इसका भी पैटर्न देख लीजिए, पी क्यू आर और एस पी आर। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ से लिया पी क्यू और दूसरे वाले से लिया एस पी, वो नीचे आ जाएगा, और उसके बाद क्यू आर और सेकेंड वाले में पी आर। फिर थर्ड के लिए हम देखेंगे पी आर इधर का और इस वाले का एस आर। तो अब जाके ये आपका रेशियो बन गया साइड्स का, यानी करस्पॉन्डिंग आपके साइड्स जितने भी हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं सिमिलर ट्राइंगल में, और बाकी एंगल्स तो आपके इक्वल होते ही हैं करस्पॉन्डिंग सारे। अब आपको इसमें निकालना है क्यू आर और पी एस, तो आपको यहाँ पे निकालना है पी एस और क्यू आर। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या गिवन है, जो गिवन है वहाँ पे हम एरो बना दे रहे हैं छोटी सी। क्यू पी गिवन है आपको, पी आर भी गिवन है और एस आर भी गिवन है, तो इन दोनों को हमें निकालना है एस पी और क्यू आर। तो चलिए यहाँ पे इसको निकालते हैं। सबसे पहले पी क्यू अपॉन एस पी को अगर हमने कंपेयर किया पी आर अपॉन एस आर से, तो ऊपर पी क्यू की वैल्यू क्या है 8, एस पी या पी एस है जो हमें वो निकालना है, पी आर इज इक्वल टू 6 एंड एस आर इज 3। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब आपका पी एस जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया। सेकेंड पार्ट में क्यू आर निकालना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इसका रेशियो ले लीजिए। यहाँ पे आपको पी आर गिवन है, एस आर भी गिवन है और पी आर भी गिवन है। तो एक तरह से अगर हमें क्यू आर निकालना हुआ तो वो क्या हो जाएगा, क्यू आर विल बी इक्वल टू पी आर इंटू पी आर अपॉन एस आर, और पी आर है 6 के बराबर, यानी 6 इंटू 6 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर 4 आ गया और दूसरे पार्ट का 12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। द गिवन फिगर ए बी सी एंड सी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स वेयर बी ए इज पैरेलल टू सी ई एंड ए एफ इज टू ए सी इज इक्वल टू 5:8। आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई एफ। ए डी एफ ये वाला और सी ई एफ ये वाला, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो आई होप आप ये अब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एंगल आपको अल्टरनेट मिल जाएगा, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ट्राइंगल ए डी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई एफ बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पर आपको यहाँ पे पूरे स्टेप्स लिखने होंगे कौन कौन से दो एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब ये हो जाएगा ए डी एफ। तो अगर हमने यहाँ पे इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया, अगर इनका रेशियो लिखना चाहे तो वो क्या होगा, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन सी ई इज इक्वल टू डी एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, ए एफ इज टू ए सी, तो ए एफ कहाँ पे है ये वाला, और ए सी गिवन है कितना 8। तो अगर आप यहाँ पे ए एफ देखें तो वो 5 है, तो सी एफ कितना होगा कि ए एफ प्लस सी एफ 8 के बराबर हो गया, सी एफ होगा 3 के बराबर, यानी कि ए सी किससे मिलके बना है, ए एफ प्लस सी एफ से, जहाँ पे ए एफ है 5 और ए सी है 8, तो सी एफ कितना हो गया 3 के बराबर।
तो यहाँ पे आप सी एफ की जगह 3 पुट कर सकते हैं और ए एफ की जगह 5, यानी कि ये आ गया 5:3 के बराबर। ऑलराइट, तो आपको अब यहाँ पे ये गिवन है 5:3 का रेशियो है ए एफ इज टू सी एफ का। आपको निकालना क्या है, सी ई गिवन है 6 सेंटीमीटर, आपको ए डी निकालना है। सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे, ए डी अपॉन सी ई इज इक्वल टू 5/3, यानी कि ए डी अपॉन 6 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल बी ए सी 90 डिग्री। एंगल बी ए सी 90 डिग्री है और इसके अलावा आपको ये भी गिवन है क्वेश्चन में, फिगर में दिख रहा है कि एंगल सी डी ए वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी में एंगल बी ए सी कितना है, 90 डिग्री। हमने मान लिया लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स। एंगल ए बी सी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, तो आप क्या बता सकते हैं एंगल ए सी भी कितना होगा। देखिए सम ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी से, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्रीज। एंगल ए गिवन है 90, एंगल बी को हमने एक्स मान लिया, यानी कि एंगल सी कितना आ गया 180 माइनस 90 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन होगा तो 180 माइनस 90 माइनस एक्स, यानी कि 90 माइनस एक्स हो गया एंगल सी। ऑलराइट, अब इस ट्रायंगल, छोटे से ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी में आपको ये वाला x मिल गया है, ये 90 है। यहाँ पे भी आप वही सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाइए, 90 प्लस एक्स प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल भी आपको कितना मिल जाएगा 90 माइनस एक्स के बराबर। तो अब चलिए इन दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल, फर्स्ट पार्ट है इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ए डी बी में क्या है 90 डिग्री, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। ठीक है, इसके अलावा अब हम ले लेंगे कोई दूसरा एंगल जो कि इक्वल है, दिख रहा है आपको साफ साफ, दो जगह 90 माइनस एक्स बन रहा है, तो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल, उस वाले ट्रायंगल में देखिए सी डी ए में किसके बराबर है, ये एंगल ए सी डी के बराबर, ईच इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो बाय एंगल एंगल ये प्रूव हो गया दैट ट्रायंगल, दिस implies that triangle ADB is similar to triangle CDA by AA similarity। ठीक है, इसका मतलब corresponding sides के रेशियो भी प्रोपोर्शनल होंगे, यानी AD अपॉन CD इज इक्वल टू DB अपॉन DA इज इक्वल टू AB अपॉन CA। तो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, BD गिवन है 18, CD गिवन है 8 और AD आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, और यहाँ पे भी AD गिवन है। तो चलिए इसी रेशियो को क्यों ना ले लें, तो AD अपॉन CD इज इक्वल टू DB अपॉन DA, या फिर AD इसको भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। BD कितना गिवन है 18 और CD गिवन है 8, तो यहाँ से हमें मिल गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू 144, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू अंडर रूट 144 यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया AD की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं, तो उसके लिए x मानना पड़ेगा, क्योंकि एक तो 90 मिल जाएगा और दूसरा आपको 90 माइनस एक्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इन द गिवन फिगर AC, DE एंड BF आर पैरेलल इफ AC इज इक्वल टू 12, if AC is equal to 24 centimeter, EG is equal to 8 centimeter, GB is equal to 16 centimeter and BF is equal to 30 centimeter। आपको प्रूफ करना है that GED is similar to triangle GBF। GED कहाँ पे है, GED ये वाला GED is similar to triangle GBF
हो जाएगा आसानी से, लाइंस पैरेलल हैं, ऑल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगले पार्ट में DE निकालना है और फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में DB/AB का रेशियो बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करिए और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइए क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका स्केल फैक्टर से रिलेटेड है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं स्केल फैक्टर के बारे में। स्केल फैक्टर जिसको K से डिनोट कर दिया जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपका एरिया है ग्राउंड का 500 मीटर लेंथ है और उसकी ब्रेथ है 400 मीटर्स। तो एरिया इसका कुछ हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो ये एक्चुअल ग्राउंड का एरिया है, पर क्या इसी ग्राउंड को अगर हमें मैप पे प्लॉट करना हो, मैप पे शो करना हो, तो क्या हमें इतना बड़ा एरिया बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा पोर्शन बनाना होगा? ये पॉसिबल तो है नहीं। इसलिए मैप में, इस छोटे से मैप में हमने सोचा कि इसको 1000 टाइम्स रिड्यूस कर देते हैं, यानी 500 को 1000 से डिवाइड कर दे तो वो यहाँ पे लेंथ हो जाएगी इस ग्राउंड की। ग्राउंड का नाम है ABC ग्राउंड। तो अब यहाँ पे छोटा सा ABC ग्राउंड बन गया मैप में, जिसको कि हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, लेंथ को भी और ब्रेथ को भी। इसका मतलब 500 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर्स, ये उसकी लेंथ हो गई। और इसके अलावा 400 डिवाइडेड बाय 1000 यानी 0.4 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई। अब ये क्या है? ये तो मैप है, या आप बोल सकते हैं मॉडल है। छोटा सा मॉडल बनाया है हमने इसी एरिया का, इसी ग्राउंड का। और लेकिन ये क्या है? ये एक एक्चुअल ग्राउंड है। ऑलराइट, तो जब भी हमें मैप या मॉडल से रिलेशन बताना होता है एक्चुअल ग्राउंड का, एक्चुअल स्पेस का, तो उसके लिए हम लोग स्केल फैक्टर का यूज़ करते हैं। और स्केल फैक्टर में यहाँ पे 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपको स्केल फैक्टर K गिवन है, इसका मतलब आपको एक रेशियो गिवन होगा इस तरह से 1/20,000 इस तरह से। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर मॉडल पे या मैप पे 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल डिस्टेंस जो ओरिजिनल ग्राउंड पे होगी वो होगी 20,000 सेंटीमीटर के बराबर। ऑलराइट, तो अगर हमें यहाँ पे देखना हो कि लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल लेंथ, इसका रेशियो बताना हो, तो वो K के बराबर होगा। इसी तरह एरिया ऑफ मॉडल या एरिया ऑफ मैप अपॉन एक्चुअल एरिया, ये बताने के लिए K² का यूज़ करेंगे, यानी स्केल फैक्टर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और वॉल्यूम, जो कि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट भी आती है, तो यहाँ पे ये K³ हो जाएगा, K की पावर 3 हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे स्केल फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू द स्केल 1:300, यानी कि आपको K की वैल्यू गिवन है 1/300। फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा है द लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ द शिप इज 2 मीटर्स, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप। यानी शिप का जो मॉडल बना है उसकी लेंथ तो 2 मीटर्स है, छोटी सी लेंथ है, लेकिन आपको एक्चुअल में लेंथ क्या होगी शिप की वो बतानी है। तो उसके लिए फर्स्ट पार्ट में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे K = लेंथ ऑफ मॉडल ऑफ शिप डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो आपको इस पार्ट में क्या बताना है? मॉडल तो ऑलरेडी गिवन है, मॉडल की लेंथ 2 मीटर्स, आपको एक्चुअल लेंथ बतानी है। K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/300 = 2 अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ से आपकी एक्चुअल लेंथ शिप की क्या आ जाएगी? 300 × 2 यानी कि 600 मीटर्स। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट है द एरिया ऑफ डेक ऑफ द शिप इज 1,80,000 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल। तो शिप के डेक का एरिया आपको गिवन है, एक्चुअल एरिया गिवन है इस बार, और आपको मॉडल का एरिया निकालना है। यानी K² = क्या हो जाएगा इस केस में? मॉडल का एरिया निकालना है, यानी ऊपर आपने उसको लेट कर लिया x के बराबर, या लिख दीजिए एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल, और एक्चुअल एरिया आपको गिवन है 1,80,000। K² का मतलब क्या हो जाएगा इस केस में? अगर हम डायरेक्टली यहीं पे लिखना चाहें तो K² हो जाएगा 1/300 का स्क्वायर, यानी कि 1/300 × 300। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल। इसका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। थर्ड पार्ट भी इसी तरह है द वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज 6.5 मीटर क्यूब, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ शिप, यानी कि K³ वॉल्यूम है, वो हो जाएगा, मॉडल आपको गिवन है यानी कि ऊपर आप 6.5 लिख देंगे। एक्चुअल वॉल्यूम नहीं गिवन है तो वो आपको निकालना है, लेट से x है वो, K³ का मतलब 1/300 का क्यूब, और ये हो जाएगा 6.5/x। तो जो भी आपका आंसर आएगा मीटर क्यूब के टर्म्स में उसको कमेंट करके बताइए क्या होगी x की वैल्यू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ शिप की वैल्यू क्या होगी।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। बोर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमने किए हैं सिमिलरिटी से रिलेटेड। अगर आपको किसी और टॉपिक के बोर्ड क्वेश्चन के डिस्कशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।